हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से रिलेटेड महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि हमारा सेट 1 है। और मैं आपको बता दूं कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म जो है कल से आपके भरे जाएंगे, तो आप सभी लोग जो है अच्छे से फॉर्म भरिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की जो तैयारी है जोरों शोर से कराई जाएगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपके 25 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, जो हमारा शिक्षा है, आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व कितना जरूरी है। और सर्वोत्कृष्ट रूप कहने का मतलब है कि कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, उसी में से जो है आपका एक ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं? तो एक एक करके हम सभी को समझेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर केवल बौद्धिक जो अभिवृद्धि है उसके आधार पर हम लोग शिक्षा को परिभाषित कर सकते हैं? नहीं। दूसरा देखिए, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर क्या हम शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं? अन्य व्यक्तियों के अनुमान की जांच के, अनुमान तो होगा नहीं, कभी नहीं। अनुमान की बात जहां करें वो आपका गलत हो जाएगा। बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर भी हम लोग जो है शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। समझ गए? अगला यहाँ पर है कि एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर भी हम लोग जो है शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये भी इसका आंसर गलत है। इसका मतलब कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका सही है। कैसे? देख लीजिए, शिक्षा क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है के रूप में है जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। ये होता है आपका सटीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है कि शिक्षा जो है शिक्ष धातु और आप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना। समझ गए? एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में है जो दूसरे व्यक्ति में मतलब परिवर्तन लाती है। जिस व्यक्ति में शिक्षा ग्रहण हो जाता है या शिक्षा आ जाता है, तो वो व्यक्ति का जो मतलब चरित्र होता है, जो उसका मानसिक होता है, जो उसका मानसिक सोच होता है, शारीरिक विकास, सभी पहलुओं का जो है विकास होता है, अर्थात उसमें जो है परिवर्तन आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है कि शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। अब देखिए वही प्रश्न आ गया है। बताइए, जीवन की तैयारी के रूप में पहला ऑप्शन। दूसरा, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, तो ये तो होगा नहीं। कुछ हद तक सही है कि जीवन की तैयारी के रूप में। ज्ञान अर्जन के रूप में नहीं, ज्ञान अर्जन के रूप में भी जो है शिक्षा को परिभाषित नहीं किया जाता है। अनुभवों के द्वारा होने वाला ज्ञान वृद्धि के रूप में, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। जीवन की तैयारी के रूप में शिक्षा को परिभाषित हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में हम लोग शिक्षा को परिभाषित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आप सभी लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, हमारी थोड़ी गला खराब है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन पूरा प्रयास है कल तक जो है यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ 3 नंबर प्रश्न देखिए कि शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत है। बताइए, शिक्षा के उद्देश्यों का जो है मूलभूत स्रोत क्या है? बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मानव अनुभव, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, व्यवसायिक संगठन, शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखिए, शिक्षा के उद्देश्य का जो मूलभूत स्रोत है ना, वो है मानव अनुभव। जब तक मानव जो है उस शिक्षा का अनुभव नहीं करेगा, तो इसका मूलभूत जो स्रोत है वह परिपूर्ण या उद्देश्य जो है नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। समझ गए? बाकी आपका ये सब क्या है? गलत है। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 4 नंबर है और बोल रहा है कि शिक्षा के लक्षणों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। शिक्षा जो है इसके लक्षणों के निर्धारण में
प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या है देखिए, शिक्षक को, प्रशासकों को, पाठ्यपुस्तक लेखक को या समाज को। तो देखिए, शिक्षा के लक्षणों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। किसका किया जाना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में जो है प्राथमिक दायित्व किसका होना चाहिए? तो प्राथमिक दायित्व समाज का होना चाहिए। जब समाज जो है बच्चों को विद्यालय में भेजेगा शिक्षा के लिए, तो बच्चे मतलब शिक्षित होंगे, साथ ही साथ वह बच्चे जो है समाज में आकर समाज को भी जो है विकसित करेंगे। तो शिक्षक को, प्रशासनों को पाठ्य पुस्तक से पहले शिक्षा के लक्षणों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्व जो है हमारे समाज के है, क्योंकि शिक्षा को लेकर हमारे समाज में ही जो है बहुत सारी गलत अफवाहें, गलत जो है मिथक भ्रम जो है। अगर समाज उस चीज़ को दूर कर देगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी जो है सही हो जाएगा और सही बच्चों के लिए सामान्य हो जाएगा। लड़का लड़कियों के भेदभाव खत्म हो जाएगी, आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्रश्न? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। किसी विशेष के लिए उद्देश्य का निर्धारण किया जाना चाहिए, बताइए किसके? शिक्षक के द्वारा, सामान्य व्यक्तियों द्वारा, विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर एकदम इजी है। देखिए, किसी भी विशेषण मतलब किसी भी विशेषण के लिए उद्देश्यों का निर्धारण जो है किया जाना चाहिए विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाले क्रियाओं के द्वारा। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। समझ में आ गया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 6 नंबर है और बोल रहा है कि शिक्षा का वास्तविक लक्षण होना चाहिए। बताइए, शिक्षा का जो है वास्तविक लक्षण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रहण करना। क्या यह होता है शिक्षा का वास्तविक लक्षण? नहीं। केवल हम लोग प्रमाण पत्र इकट्ठा कर लेंगे तो क्या हमें शिक्षा मिल जाएगा? नहीं। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। ये कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन अभी और ऑप्शन को देखेंगे। जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, नहीं, ये जो है शिक्षा का वास्तविक लक्षण नहीं है। विषय वस्तु पर अधिकार प्रयास करना, नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, कि शिक्षा का वास्तविक लक्षण जो है कौशल उत्पन्न करना, आदत में परिवर्तन करना, ज्ञान की प्राप्ति करना और अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करना। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? मोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि आधुनिक शिक्षा के लक्षण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है? बताइए, यहाँ पर बोल रहा है कि आधुनिक शिक्षा के लक्षण के रूप में निर्धारित में से कौन सा पद जो है सर्वाधिक जो है अनुपयुक्त है, साथ ही साथ विवादास्पद है, मतलब कि गलत है। समझ गए? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बालक को विद्यालयी शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना। ये तो बात सही है, ये बात तो आपका सही है ना, कि बालक को जो है विद्यालय शिक्षा के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय को भी बताना। तो ये बात सही है। हमें तो अनुपयुक्त ढूंढना है, यानी गलत ढूंढना है। बालकों में पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने की दक्षताओं का विकास करना, ये भी हमारे शिक्षा का कौशल है। इसको हम लोग बोलते हैं देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं LSRW, मतलब कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपका होता है। समझ गए? मतलब कि पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये 4 मुख्य कौशल है। समझ गए? तो ये भी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सी नंबर क्या बोल रहा है कि बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। नहीं, बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क नहीं, जागृत करना। तो यही इसका गलत हो जाएगा। यही जो हमारा कमेंट दिख रहा है ना शिक्षा के लेकर, ये अनुपयुक्त है। समझ गए? क्योंकि हम लोग बालकों को जो है उनके अधिकारों के बारे में हम लोगों को क्या करना चाहिए? सतर्क नहीं करना चाहिए, मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए, बताना चाहिए, सही तरीके से बताना चाहिए। अगला यहाँ पर है कि बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधित नियमों का ज्ञान प्रदान करे। तो ये तो आपका सही है। बाकी हमें पूछा था क्या? अनुपयुक्त ना। देखिए, तो ऑप्शन ए हमारा सही था, ऑप्शन बी हमारा सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है हमारा गलत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर बोल रहा है कि नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
अब बताइए कि जो छोटा क्लास स्कूल होता है उसका प्रमुख जो है उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है कि शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना पहला। दूसरा, शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं। तीसरा, प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षा को प्रशिक्षण प्रदान करना। चौथा, शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना। तो नर्सरी जो आपका स्कूल होता है ना, छोटा वाला स्कूल, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का मतलब समाधान करना। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 9 नंबर है कि वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं। बताइए, वह विद्यालय जो बालकों के उत्तम आदत एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। बताइए, यहाँ पर ऑप्शन क्या है देखिए, महाविद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय और नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। समझ गए। तो बताइए क्या होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी लोगों को मालूम है कि उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल जो होता है प्रारंभिक मतलब कि नर्सरी वाले स्टेज में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। समझ गए, किंडरगार्टन। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। समझ रहे हैं। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा, देखिए शिक्षा भी बहुत तरह के होते हैं, प्रौढ़ शिक्षा का जो है कार्य नहीं है, आपको बताना है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंधन करना, मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंधन करना, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन करना, निरक्षरता उन्मूलन। बताइए क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है प्रौढ़ शिक्षा का मतलब कार्य नहीं है, तो यहाँ पर निरक्षरता उन्मूलन जो है यह कार्य जो है प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है। बाकी उपचारात्मक शिक्षा प्रबंध करना, मनोरंजन के साथ शिक्षा प्रबंध करना, व्यावसायिक शिक्षा प्रबंध करना, ये सब क्या है आपका प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आता है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला यहाँ पर आपका 11 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है। बताइए कि विद्यालय में जो प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कसौटी जो है सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला, क्या विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रत्व व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा यहाँ पर देखिए, समझ रहे हैं, दूसरा यहाँ पर है कि क्या विद्यालय में सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संदर्भित अनुभव प्रदान किए जाते हैं। ये भी बात सही है। समझ गए। ये भी बात सही है कि मित्रत्व व्यवहार रहेगा टीचर और स्टूडेंट का, तो बच्चे जो है बेहतर तरीके से सीखेंगे, नहीं तो वो डरेंगे तो सीखेंगे नहीं। अगला यहाँ पर है कि क्या विद्यालय की परिस्थितियों अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को पूर्णतर करने में सफल हुए हैं। तो यही बात सही है कि विद्यालय की परिस्थितियों अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को पूर्णतर करने में सफल हुए हैं, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है आपका सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर देख रहे हैं, यह आपका सही हो जाएगा। समझ गए। उपयुक्त कथन क्या है आपका सही है। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 12 नंबर क्या बोल रहा है देख लीजिए। आप सभी लोगों से निवेदन है 25 प्रश्न में आप सभी लोग अगर 15 प्लस करते हैं तो आपकी तैयारी जो है बेहतर है। प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। समझ गए। हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है। बताइए किस पर जोर देती है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला ये है, समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को प्रोन्नत करना। दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समरूपीय गुणों में परिवर्तन करना। तीसरा, उत्तरदायित्व पूर्ण स्वतंत्रता का समावेशन करना। चौथा, आदेश एवं आज्ञा पालन जैसे मूल्यों का कक्षा में समावेशन करना। हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जो है जोर देती है कि हमारा जो कक्षा कक्ष हो उसमें क्या हो,
उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेशन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, समावेशन की सभी को शामिल करना। समझ गए, सभी को शामिल करना, किसी तरह का कोई दबाव, किसी तरह का कोई जो है समरूपता या विभिन्नता या जो है एक समानता या आपका जो है बात कर ले हम लोग अज्ञानिता जैसे मूल्यों कक्षा में नहीं हो। समझ गए, कक्षा जो है उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्र पूर्वक हो, साथ ही साथ समावेशन करना। समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होना चाहिए। बताइए, आधुनिक जो आपका शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बताइए। वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप, पहला ऑप्शन। समझ रहे हैं। दूसरा, सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाला, नहीं ये भी गलत है। वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप, ये भी गलत है। अगला, विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाला, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाला, ये इसका आंसर सही है। क्यों? आधुनिक शिक्षा दर्शन का जो आपका अनुरूप विद्यालय कैसा होना चाहिए कि युवकों में जो है सामाजिक जागरूकता पैदा करे, ताकि वो समाज के कल्याण और विकास में अपनी योगदान दे सके। समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका 14 नंबर प्रश्न है कि एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बताइए कि एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, तो ये नहीं है, ये गलत है। समस्त क्रियाओं को सक्रिय नहीं बनाती है, केवल पाठ्यक्रम ही थोड़ी है, गलत है। शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियाँ, पुस्तक जो है हमारा शिक्षण के लिए जो है समस्त सामग्री नहीं है, बल्कि पुस्तक के साथ हमारा पर्यावरण भी है। समझ गए, हमारा परिवेश है, हमारा जो है समाज है, विभिन्न तरह के पहलू है। अगला यहाँ पर है विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, ये बात सही है। विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन, ये गलत है। समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 15 में बोल रहा है कि पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं। बताइए, पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अध्ययन कार्यक्रम, सामान्य शिक्षा, वैकल्पिक विषय, विशिष्ट शिक्षा। बताएं क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इसे हम लोग जो है सामान्य शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बोल रहा है कि प्राय सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। बताइए, प्राय सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है किस में? बताइए। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप से प्रदान किया जाए, पहला। समझ गए। दूसरा, छात्र को उनके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए। यहाँ पर बोल रहा है कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है। छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। छात्र को भारतीय साहित्य धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्राय सामान्य शिक्षा का जो पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है वह यह है कि छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि वर्तमान समय में सोशल स्टडी शब्द का तात्पर्य क्या है? बताइए, सोशल स्टडी क्या होता है? सोशल साइंस होता है। सोशल साइंस का पर्यायवाची एक ऐसा विषय है जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग में मिलता जुलता शब्द सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द। तो देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों को मालूम है कि जो हमारा सोशल स्टडी होता है ना, उसमें हम लोग जो है साइंस भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं और सामाजिक अध्ययन भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब कि वह क्या है? आपका एक ऐसा विषय है जिसका संबंध जो है मानव एवं उसके पारस्परिक क्रियाओं से या पारस्परिक संबंधों से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए
अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि विकास की प्रक्रिया प्रचलित होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विकास की प्रक्रिया प्रचालित होती है परिपक्वता द्वारा, पोषण द्वारा, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विकास की जो प्रक्रिया होती है ना वह परिपक्वता एवं पोषण द्वारा यानी कि दोनों के द्वारा जो है प्रचालित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। समझ गए, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए, बोल रहा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है बहुत कुछ है, समझ गए, लेकिन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपको जो है चुनना है। यह प्रश्न काफ़ी इजी है। यहाँ पर देखिए आपका है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये करता है, ये बात सही है। फिर है मानव योग्यता एवं यौन विभिन्नता, ये भी करता है। पोषण एवं वातावरण, ये भी करता है। समाज भी करता है, माता पिता भी करता है। साथ ही साथ इसका कहने का मतलब है कि इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए, उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या है, उपयुक्त सभी। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी होता है, अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मानसिक डेवलपमेंट हो गया, यौन विविधता हो गया, पोषण एवं वातावरण, ये सभी जो है बाल विकास को प्रभावित करते हैं। अच्छे तरह से बच्चों को पोषण नहीं मिला, अच्छा वातावरण नहीं मिला, अच्छा उसे जो है पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, और जब बच्चे का शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास नहीं होगा। तो एक दूसरे के से क्या है, कनेक्टेड है। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, बताइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। यहाँ पर ऑप्शन आपका है कि लड़कियाँ शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती है। ये बात तो आपका सही है ना, सही, कि लड़कियाँ क्या होती हैं, लड़कियाँ का शारीरिक रूप से क्या होता है, लड़कों की अपेक्षा जो है जल्दी विकसित करती है। अगला, लड़कियाँ उपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती है, यही बात सही है। मानसिक रूप से लड़के लड़कियां की अपेक्षा पहले विकसित होते हैं, ये भी बात जो है आपका सही है। समझ गए। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से गलत कौन है। मानसिक रूप से जो है पहले लड़के विकसित करते हैं फिर लड़कियां करते हैं, और शारीरिक रूप से जो है पहले लड़कियां विकसित होते हैं फिर लड़के होते हैं। समझ गए। तो इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब कि तीनों ऑप्शन हमारा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन और है। आप सभी लोगों से निवेदन है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न आपका है कि जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका क्या होता है। संतुलित आहार लेंगे तो उनका शारीरिक विकास क्या होगा, उचित ढंग से होता है, यही ना, या शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है, दोनों होता है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा ना। पहला ऑप्शन देखिए, शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है भाई, लेकिन केवल शारीरिक विकास नहीं होता है। जब शारीरिक विकास होगा ना तो वहाँ मानसिक विकास भी होगा। मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, ये भी होता है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं होता है, एक ही साथ होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संतुलित आहार में शामिल होता है, बताइए। संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिसमें हमारे सभी चीजें जो है शामिल हो, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये 5 जो मेन तत्व हैं सभी शामिल हो। तो यहाँ पर देखिए विटामिन और प्रोटीन शामिल हो, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट शामिल हो, वसा शामिल हो। इसका मतलब कि इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन डी, संतुलित आहार में शामिल होता है क्या, उपयुक्त सभी। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर, पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वो क्या होता है। देखिए पारिवारिक जो वातावरण होता है ना, अगर आपके परिवार में प्रतिदिन झगड़ा होगा तो वहाँ पर रहने वाले बच्चे का जो है क्या होगा कि व्यक्ति के विकास को भी प्रभावित करता है। वह कारक क्या होता है, घर में बच्चों की संख्या, ये क्या कारक होता है, नहीं होता है, ठीक है। घर में बच्चों की संख्या ये हो सकता है। शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मतलब पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है वो क्या होगा, घर में बच्चों की संख्या और शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण हो तो क्या होगा। देखिए पक्षपात जो है हमारा निगेटिव वर्ड है। अगर पक्षपात होगा तो वहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती है। तो क्या होगा बताइए। यहाँ पर पहला ऑप्शन, इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा।
इससे क्या होगा, बालक का शैक्षिक विकास जो है अवरुद्ध होगा, मतलब कि में खराब होगा। इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा, नहीं, ये तो गलत हो गया। सर्वांगीण विकास कहने का मतलब है कि चारित्रिक, नैतिक, संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक सभी पहलू, मतलब कि सभी पहलू लिख सकते हैं, समझ गए, सभी पहलू। अगला यहाँ पर है कि इससे बालक में असुरक्षा की भावना आएगी, नहीं, असुरक्षा की भावना नहीं आएगी। इससे बालक की नैतिक विकास का अवरुद्ध होगा, नहीं। तो विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण रहा ना, तो इससे बालक का जो शैक्षिक विकास है वह जो होगा प्रभावित होगा। वह क्या होगा, प्रभावित होगा। विद्यालय की बात कर रहा है ना, तो यह प्रभावित होगा। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला और आपका लास्ट प्रश्न है इस सेट का, विकास और संवृद्धि दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है, विलोमार्थक है, भिन्न है या कोई नहीं है। तो देखिए, विकास और वृद्धि की बात कर रहा है ना, तो दोनों भिन्न है। क्यों? क्योंकि विकास जो होता है ना, देखिए समझ लीजिएगा, विकास हमारा एक सतत प्रक्रिया होता है, सतत प्रक्रिया होता है, समझिए। क्यों? क्योंकि यह जो होता है आपका जन्म से लेकर जो है कब्र तक चलता है। लेकिन हमारा वृद्धि जो है केवल हमारे शारीरिक चीज़ों में ही दिखाई देता है, विकास हर क्षेत्र में होता है। वृद्धि जो होता है एक समय आकर रुक जाता है। जैसे एक लड़का है, हमारा शरीर हो गया, इसका हाइट 20 साल या 22 साल के बाद इसका शरीर नहीं बढ़ता है, समझ गए। उसी प्रकार ये शरीर जो है रुक जाता है, समझ में आ गया। तो यही आपका क्या है, भिन्न है, पर्यायवाची नहीं है, विवरणार्थक में भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जबकि आपका वृद्धि जो है एक सतत प्रक्रिया नहीं है, समझ गए। तो अगले प्रश्न की ओर अगले सेट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके 25 क्वेश्चन में से जो है कितने आपके सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।